ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं मेरे ख्याल में। आज अगर आप में से कोई मुझे बता सके कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी, उसके बाद जो है वो हमने लास्ट मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही एंड हुआ था। सर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने ऑर्बिटल्स में पढ़ा था, वो जी जी जी, स्ट्रक्चर। वही मैंने इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट वगैरह जी सारा बता दिया था ना। जी जी वो बता दिया। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम वो उसको ले लेते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर ठीक है। जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था जी, कोई सवाल है? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दें एक और बार। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैंने ये बताई थी, देखें स्कैंडियम 21 है, और ये सिर्फ स्कैंडियम पे अप्लाई नहीं होता, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट पे अप्लाई होता है। स्कैंडियम की का 21 का मतलब ये है कि आपको 21 को अरेंज करना है। ये 3s2 3p6 हो गया, और 3p6 के बाद 4s आता है, और ये 4s2 आएगा, और 3d1 आएगा। 4s2 3d1। लेकिन आपको मैंने कहा था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3d में आता है तो 4s और 3d के इलेक्ट्रॉन, देखें 4s की एनर्जी 3d के मुकाबले में कम होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, पहले 4s ऑर्बिटल फिल होता है, देन 3d। तो जब पहले 4s ऑर्बिटल फिल होता है तो 4s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब अगली बारी 3d की आई, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, देन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4s के और 3d के एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस रिपल्जन की वजह से क्या होता है कि ओवरऑल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करती है, लेकिन 4s की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा इंक्रीज करती है। इसलिए ऑब्जर्व ये किया गया है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 3d में आएगा तो रिपल्जन की वजह से ये एनर्जी 4s की स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू 3d। लिहाजा आप कॉन्फ़िगरेशन में आखिर में 3d1 4s2 लिखेंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन में 3d1 4s2 लिखेंगे। तो स्कैंडियम जो है वो 4s2 3d1 आता है, लेकिन ये होना चाहिए 3d1 4s2। ये इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और इवन बाकी तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जहां 4s और 3d आएगा, हमेशा 4s फिल पहले होगा, 3d फिल बाद में होगा, लेकिन ड्यू टू रिपल्जन होगा ये कि 4s की एनर्जी रिलेटिवली इंक्रीज कर जाएगी, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि स्कैंडियम जो है या जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें हम 3d पहले और 4s बाद में। होपफुली बेटा ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी का कोई मसला है, कोई बात क्लियर नहीं हुई है, तो पूछ लीजिए। जी, कोई प्रॉब्लम? नो, ओके। अच्छा बेटा, अब आज बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
और डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपका नया है जो आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में नहीं किया, और ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। लफ्ज आयोनाइजेशन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई भी एटम या पार्टिकल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस को जो है वो हम आयोनाइजेशन कहते हैं। जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस जो होता है वो आयोनाइजेशन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम अपना खुद से लूज नहीं करता, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एटम का पार्ट होता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी, अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा, लेकिन इन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो जो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है किसी एटम से, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब डेफिनेशन देखिए। अच्छा, एक बात और डेफिनेशन से पहले, किसी भी एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल। लेकिन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना निस्बतन आसान है। वजह यह है कि मेटल्स itself wants to lose electron, while it is difficult to remove electron from non-metal because non-metals generally want to gain electron. इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो लफ्ज आयनाइजेशन का है, आप ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ मेटल के लिए है, ये नॉन मेटल के लिए भी इक्वली वैलिड है। ये नॉन मेटल्स के लिए भी इक्वली वैलिड है। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकालने के लिए उसका गैसियस एटम की फॉर्म में होना जरूरी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सॉलिड, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लिक्विड, इट इज इवन नॉट पॉसिबल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इन तमाम केसेस में एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। लिहाजा जब तक वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक नहीं हो जाती, जब तक वो अट्रैक्टिव फोर्सेस अलग अलग नहीं हो जाती, जब तक जो है वो एटम फ्री फॉर्म में अलग नहीं हो जाता, तब तक आप उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इवन सॉलिड्स के अंदर आपको पता है मेटालिक बॉन्डिंग होती है। सॉलिड्स का जब तक मेटालिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और वो गैसियस एटम में कन्वर्ट नहीं होगा, उस वक्त तक आप किसी भी मेटल से भी इवन इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। एक बात ये क्लियर कर लीजिए कि फॉर द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ये जरूरी होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए हमेशा, आप इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए हमेशा जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे वो गैसियस एटम का। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा गैसियस एटम से होता है। नाउ बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको पेपर में लिखनी होती है। जो है वो पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आता है, और ये डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy required to remove 1 mole of electrons from outermost orbit of a gaseous atom is called ionization energy. किसी भी गैसियस एटम के, कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेटल होना चाहिए नॉन मेटल होना चाहिए, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जब मैं कहता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यह है कि 1 मोल एटम, क्योंकि 1 मोल एटम होगा तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसके लिए एक एग्जांपल ये है कि अगर आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको पहले सोडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सोडियम गैसियस एटम। अब ये सोडियम जो कि सॉलिड होता है, ये गैसियस एटम में कैसे कन्वर्ट होगा, इसको आप एनर्जेटिक्स के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में हमारा ये डोमेन नहीं है कि हम ये डिस्कस करें कि ये गैसियस एटम कैसे बना। हाँ, ये जरूर है कि हम स्टार्ट जो लेंगे वो गैसियस एटम से लेंगे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल। और सोडियम गैसियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फॉर्म सोडियम गैसियस आयन by the removal of 1 mole of electron, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को हम कहते हैं, it represents ionization energy of sodium। और कुछ बुक्स में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा डेल्टा H नॉट IE। डेल्टा H IE ये भी मतलब ये आपको पता है कि डेल्टा H हम इस्तेमाल करते हैं एंथैल्पी चेंज के लिए, तो ये भी एक्चुअली एक एंथैल्पी चेंज ही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सर एक मिनट ऊपर करिए, जी कॉपी कर रहा हूँ, एक मिनट ऊपर कॉपी करना है। ओके जी, होपफुली जी डन। सर अब आगे चले, जी सर आगे चले। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपके ज़हन में ये है कि लाइक मैग्नीशियम, if you want to remove 1 mole of electron from magnesium,
तो मैग्नीशियम भी हम गैसियस एटम लेंगे। ये स्टेट सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन में स्टेट सिंबल मेंशन नहीं किए तो उस सूरत में ये इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इवन पेपर 2 के अंदर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखने के लिए भी आती है, इसलिए स्टेट सिंबल के बगैर जो है ये इक्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं हो। अच्छा जी, अब मैग्नीशियम गैसियस एटम turns to magnesium gaseous ion by the loss of one electron। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट। जी मोहम्मद सिद्दीकी। सर मैग्नीशियम पे चार्ज +2 नहीं होता? होता होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर यहाँ पे मतलब आप आयनाइजेशन नहीं छोड़ें, ये अब आप पुरानी बजा जो ओ लेवल की कहानी है ना उसको छोड़ दें। मैं जो कह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है या 50 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, उसकी कहानी में आपको बाद में बताता हूँ कि फिर क्या होगा। अभी जो मैं बात आपको बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि राइट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, तो ये इक्वेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये कहती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ गैसियस एटम। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे क्लोरीन है। अब आप क्लोरीन नॉर्मली आपको पता है कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगेन आप पहले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू क्लोरीन गैसियस एटम में। अब ये ब्रेक कैसे होगा ये मसला अलग है, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन क्लोरीन गैसियस एटम विल टर्न टू क्लोरीन gaseous ion by the loss of 1 mole of electron। इत्तफा बेटा chlorine gaseous atom turns to chlorine gaseous ion by the loss of 1 mole of electron। और ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट करती है आयोनाइजेशन एनर्जी को, एंड दिस टाइम इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। तो बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई एटम 10 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है या नहीं निकालना चाहता। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of a gaseous atom। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी कि हाउ टू राइट इक्वेशन रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी आपको लिखने के लिए कहा जाए, आप वो एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, उसको गैसियस फॉर्म में लिखेंगे, चाहे वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है ये आपका मसला नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन में एटम हमेशा गैसियस होना चाहिए, और फिर उस गैसियस एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने निकाला टू फॉर्म गैसियस आयन, और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है दैट इज नोन टू बी
आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात अब थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैंने लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी स्लैश फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखें, तब भी आप यही लिखेंगे। यहां जो लफ्ज फर्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक्चुअली फर्स्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक साथ नहीं निकालता। मैग्नीशियम जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है हमेशा 2 स्टेप। पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। लेकिन अगर अब मैग्नीशियम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहता है, तो उसकी कहानी और उसकी कंडीशन कुछ और है। तो आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन विल रिमेन सेम। किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो वो एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमें 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि it is not possible to remove all the electrons at one time. Removal of electron from an atom always occur stepwise. पहला मोल इलेक्ट्रॉन को जो निकलता है, that is first ionization energy. Energy required to remove first electron, 1 mole of electron. तो एटम से जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एटम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आते हैं हम इस बात पर कि हम एटम से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो अब उस आयनाइजेशन एनर्जी को सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो बेटा, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है, and it is energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of a gaseous atom. लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ये रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। और आप सोचिए कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका होगा। इसका मतलब है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। जैसे आप मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, Mg+1 बन गया। अब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो अब एक और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो Mg एटम से नहीं निकलेगा, वो Mg आयन से निकलेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आयन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost orbit of a monovalent gaseous ion. It is not possible to remove second electron from an atom. क्योंकि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पहला, तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो वो आयन से निकलेगा, एटम से नहीं निकलेगा। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है, बाय डेफिनेशन ये हम कहते हैं
कि the amount of energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of monovalent gaseous ion. The amount of energy required to remove 1 mole of electron from outermost orbit of a monovalent gaseous ion. Monovalent का मतलब, mono means one, valent यानी valency. Monovalent का मतलब ये है कि valency is 1. मोनोवैलेंट के साथ पॉजिटिव भी लिख दीजिए ताकि आप मिस्टेक ना करें. मोनोवैलेंट पॉजिटिव गैसियस आयन. अब मैं आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की यहां इक्वेशन बताता हूं. सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से जा चुका हो. नाउ दिस इज मोनोवैलेंट गैसियस आयन, पॉजिटिव गैसियस आयन. अब आप इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं Mg2 पॉजिटिव आयन गैसियस विद द रिमूवल ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अब ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी. This is representing second ionization energy. Amount of energy required to remove again 1 mole of electron, but this time from outermost orbit of monovalent positive gaseous ion. Second ionization energy और first ionization energy में फर्क होता है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेटर होता है देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है. और अगर आपसे पूछें कि व्हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका बड़ा सिंपल रीजन है कि बिकॉज रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन occurs from positive ion which have some resistance to remove electron. लॉजिकल बात है कि जब आपका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और अब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है और अब आप उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं. तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट. उसकी वजह यह है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हैं तो एटम आपका जो है वो गैसियस एटम होता है, और जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका होता है जिसकी वजह से वो गैसियस आयन बन चुका होता है. तो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है
वो डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर इसका मतलब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एनर्जी आप जो भी बच्चा है, आपका माइक जो है उसमें प्रॉब्लम है। मेरे पास आपकी आवाज हमेशा डिस्टॉर्टेड आती है। आप या तो मैसेज कर दें या दोबारा बोलें। जी अच्छा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी इंटेक ज्यादा है जी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा है। अब आपको चाहिए डेटा बुकलेट। अब डेटा बुकलेट मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने जो है वो उसको अपने पास अरेंज किया है, और मैंने आपसे कहा था कि आप सबके पास डेटा बुकलेट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको किसी वक्त भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। डेटा बुकलेट में आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का पूरा डेटा मौजूद है। फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। अब मैं कोशिश करता हूं कि ये कहीं से मैं इसको ओपन कर सकूं, लेकिन ये प्रॉब्लम ही होगा। बट आई विल ट्राई टू मेक इट। जिन लोगों के पास डेटा बुकलेट मौजूद है वो डेटा बुकलेट निकाल लीजिए। ये मैं अब नेक्स्ट आपसे शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। ये है पेज डेटा बुकलेट का, जो आपको पेपर्स के अंदर भी गिवन होगा, और ये गिवन है आयोनाइजेशन एनर्जीज। और अभी तक मैंने तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की बात की है, यहां थर्ड और फोर्थ की बात भी होगी, अभी मैं आपसे उस पर बात करता हूं। लेकिन अब आप सिर्फ एक बात ये देखिए, जहां ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, मैग्नीशियम जिसका प्रोटॉन नंबर 12 है, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 736 किलोजूल पर मोल है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1450 किलोजूल पर मोल है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 736 किलोजूल पर मोल रिक्वायर्ड है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1450 किलोजूल पर मोल रिक्वायर्ड। तो जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन, it should be sum of first and second ionization energy.
यानी अगर आप फर्ज करें कि मैग्नीशियम से आप जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब यह है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको निकालने के लिए अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर रिपीट कर दें। मैंने ये कहा कि जब आपको किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फिर आप उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। लेकिन जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, बेटा आप कोई भी साइंस अपनी लगा लें, लेकिन मैं ऐसा कोई कमेंट पास नहीं करूंगा कि ये डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बाकी वैल्यूज को देखिएगा डेटा बुकलेट में आराम से बैठकर, कहीं पर भी डबल नहीं हो रही होती। ऑलमोस्ट डबल होना एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली डबल नहीं होती। यहां आप देखें फर्स्ट एंड सेकंड लिथियम में 519 और सेकंड देखें 7300, कहां हो रही है डबल? तो ये जो है एक तो ये मतलब स्टेटमेंट ब्लंटली हम नहीं कह सकते कि ऐसा होता है। कुछ केसेस में आपको लग रहा होगा ऐसा। एल्युमिनियम में देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 500 है, सेकंड आयनाइजेशन 1800 है, तो यहाँ पर जो है वो 3 टाइम्स से भी ज्यादा का डिफरेंस है। तो ये जरूरी नहीं होता जो आप जिसने बच्चे ने कहा था कि ये ऑलमोस्ट डबल हो रही है, हर केस में ऐसा नहीं होता। तो ये हम कोई ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कि मैं कहूं कि हमेशा फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट डबल होती है। लेकिन ये जरूर मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अपनी वैल्यू है, सेकंड आयनाइजेशन की अपनी वैल्यू है, और अगर आप किसी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इट शुड बी अ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोबारा से वही स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए अगर आप मैग्नीशियम को गैसियस एटम को मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन अगर आपके पास कहीं इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह कि मैग्नीशियम गैसियस एटम टर्न्स टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन का मतलब यह है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट and second ionization energies, sum of first and second ionization energy. तो मैग्नीशियम टर्न्स टू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो इसके लिए जो टोटल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, it should be a sum of first and second ionization energy. Hopefully आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट एक गलती ये कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है, हमेशा पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अलग है, और टोटल एनर्जी जो दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए वो अलग है। और टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ गैसियस एटम वो इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी।
होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अच्छा, अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड नहीं होती। आयोनाइजेशन एनर्जी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट लाइन से होती है। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि वन आफ्टर वन, energy required to remove electron one after one. Successive ionization energy का मतलब है energy required to remove electrons one after one, एक के बाद एक। तो इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि एक के बाद एक। अब फर्स्ट के बाद आप सेकंड निकालेंगे, सेकंड के बाद आप थर्ड निकालेंगे, थर्ड के बाद आप फोर्थ निकालेंगे। तो इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर मैं कहूं तो एक लंबी कहानी, इसीलिए उसको मुख्तसरन हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर वन। अब जैसे एग्जामिनर आपसे कहता है कि राइट, अब ये सवाल पास पेपर के टाइप का क्वेश्चन है कि राइट एन इक्वेशन, write an equation to show fourth ionization energy of nitrogen. Write an equation to show fourth ionization energy of nitrogen. अब फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन के लिए, फोर्थ आयनाइजेशन का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। जैसे फर्स्ट में हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, सेकंड में हम दूसरा निकालेंगे, थर्ड में तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फोर्थ में चौथा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिफ्थ में पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सिक्स्थ में छठा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये कंटिन्यूअसली कहलाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और आप अब ये बात समझ रहे होंगे, जैसे मैंने सेकेंड आयनाइजेशन में कहा था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव टू इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम एटम। पहले आपको एक निकालना होगा, उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, फिर आपको दूसरा निकालना होगा, उसके लिए सेकंड चाहिए। अब बात हो रही है फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, एंड रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल when we remove 3 electrons already. When already 3 electrons are removed, चौथा इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब पहले से 3 जा चुके होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा दैट शुड बी N3 पॉजिटिव गैसियस। अब आप इस बहस में नहीं पढ़िएगा कि N3 पॉजिटिव कैसे पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबल है या नहीं ये तो अलग बात है। फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फोर्थ इलेक्ट्रॉन, एंड रिमूवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल ओनली अकर व्हेन वी ऑलरेडी रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ योर स्टार्टिंग मटेरियल वुड बी N3 पॉजिटिव गैसियस, and it will convert into N4 positive gaseous
by the loss of one electron, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी को, and this is fourth ionization energy of N3 positive ion. This is amount of energy required for the removal of fourth electron. आपको बात समझ में आ गई होगी? और अगर मैं सवाल लिखता हूं कि इक्वेशन फॉर सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, अब सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है रिमूवल ऑफ सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, एंड रिमूवल ऑफ सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल जब हम पहले से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हों। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ब्रोमीन जो स्टार्ट लेंगे, ब्रोमीन गैसियस, वो +5 होना चाहिए, यानी कि उस पे +5 चार्ज होना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Br6 positive gaseous by the removal of 1 mole of electron. ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सिक्स्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा कॉन्सेप्ट ये स्टैब्लिश किया हमने आज के किसी भी एटम से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, एक तो एनर्जी देनी पड़ती है और हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो डिपेंड करता है कि वहां इलेक्ट्रॉन कितनी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है। उस पर भी हम बात में करेंगे आगे, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाउ टू राइट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। इस आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन आपको लिखनी है, इसका मतलब है कि आपको वो वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। सेवेंथ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यह है कि रिमूवल ऑफ सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, एंड रिमूवल ऑफ सेवेंथ इलेक्ट्रॉन विल ओनली अकर व्हेन वी रिमूव्ड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि आप +6 से शुरू करेंगे तो +7 हो जाएगा। ये सेवेंथ आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। और हमेशा जब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो फर्स्ट के मुकाबले में सेकंड की वैल्यू ज्यादा होती है। ये आप डेटा बुकलेट से खुद देखिएगा। सेकंड के मुकाबले में थर्ड की हमेशा उससे ज्यादा होगी, थर्ड के मुकाबले में फोर्थ की उससे ज्यादा होगी, और आपके पास डेटा बुकलेट में जो डेटा गिवन है वो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का गिवन है। लेकिन अगर आप इससे आगे भी जाते हैं तो हमेशा जो छोटी वाली आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम, और लार्जर वाली जो होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू ionization energy and successive ionization energy. Now if you have any question please ask. ठीक है बेटा, तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास।